इस चैप्टर का नाम बुक में दिया है रिजिड बॉडी डायनेमिक्स या फिर रोटेशनल डायनेमिक्स ऐसे करके देता है। चैप्टर पूरा का पूरा डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन ये क्या है कि ट्रांसलेशनल मोशन का ट्रांसलेशन है। मतलब ट्रांसलेशनल मोशन में आप लोग क्या पढ़े, पहले पढ़े आप काइनेमेटिक्स, है ना। उसके बाद पढ़े क्या, इक्विलिब्रियम एनालिसिस, फ्री बॉडी डायग्राम वगैरह, कि कोई बॉडी रेस्ट में है तो कैसे निकालेंगे, क्या क्या फोर्स आ रहा है वो सब। उसके बाद पढ़े हम लोग न्यूटन्स लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ। फिर उसके बाद इनर्शिया फोर्स के बारे में पढ़े, फ्रिक्शन के बारे में पढ़े, वर्क एनर्जी पावर के बारे में पढ़े, नहीं कोलिजन के बारे में पढ़े। ये सारा चीज फॉर रोटेशनल मोशन, रोटेशनल काइनेमेटिक्स, न्यूटन्स लॉज फॉर रोटेशनल मोशन, हाउ टू कैलकुलेट फ्रिक्शन फॉर रोटेशनल मोशन, है ना। फ्रिक्शन वो जो पुराना फंडा था वो काम में नहीं आएगा। पुराना फंडा क्या था, कोई बॉडी अगर रेस्ट में है तो फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स, कोई बॉडी अगर स्लाइड कर रहा है तो फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स। अब यहाँ पे देखोगे कोई चीज ऐसा कोई चीज है, मान लो कि जो रोल कर रहा है, जैसे आप साइकिल चलाते हो, साइकिल का चक्का रोल करते हुए जा रहा है, क्या ये स्लाइड कर रहा है, नहीं, रेस्ट में नहीं, तो गया, दोनों फंडा गायब हो गए। रेस्ट में होने से अप्लाइड फोर्स होता है, स्लाइड करने से लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स होता है। ना ये रेस्ट में है ना ये स्लाइड कर रहा है, अब फ्रिक्शनल फोर्स निकालो। तो कंसेप्ट वगैरह बहुत सारे नई चीजें इसमें आ जाते हैं। जैसे वहां पर इनर्शिया था मास, यहाँ पर भी एक टर्म है सिमिलर टर्म, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। वहां पर एक टर्म था फोर्स, है ना, तो एक एजेंट जो कि लीनियर मोशन बनाता है या फिर तोड़ता है। यहाँ पर है टॉर्क, ठीक है। वहां पर लीनियर एक्सीलरेशन था, यहाँ पर एंगुलर एक्सीलरेशन है। वहां पर फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू लीनियर एक्सीलरेशन था, यहाँ पर टॉर्क इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर एक्सीलरेशन होगा। कोई बॉडी का मास तो सिंपल सा चीज है, बता देगा तो पता कर लेंगे, लेकिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना पड़ता है। वो बॉडी का शेप, साइज, किस एक्सिस में घूम रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए चैप्टर थोड़ा बहुत तो डिफिकल्ट है, लेकिन जिनको मजा आ जाता है पढ़ने में ना, उनको तो बहुत ही मजा आता है। लेकिन मैं पहले आपको कुछ कीवर्ड्स क्लियर करवाऊंगा। ये चैप्टर क्यों डिफिकल्ट लगता है, क्योंकि कुछ टर्म्स को बच्चे ढंग से नहीं समझे हुए होते हैं। वो सारा टर्म्स मैं आपको धीरे धीरे समझाने की कोशिश करूंगा, एक एक करके चीज हम देखते हैं। चैप्टर का नाम क्या हुआ, रोटेशनल डायनेमिक्स। और कुछ बुक्स में रिजिड बॉडी डायनेमिक्स बोलते हैं, चलो दोनों सही है। बिकॉज दिस रोटेशनल डायनेमिक्स में हम लोग मोस्टली पढ़ते हैं रिजिड बॉडी के बारे में, कोई फ्लेक्सिबल बॉडी के बारे में नहीं पढ़ते हैं। फ्लेक्सिबल बॉडी के बारे में अगर रोटेशनल डायनेमिक्स पढ़ेंगे तो और भी डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है। रिजिड बॉडी के बारे में पढ़ेंगे तो थोड़ा बहुत कुछ आसान है। एनीवे, ये रोटेशनल डायनेमिक्स चैप्टर में बहुत सारे नए नए टर्म आने लगेंगे। चलिए पहला टर्म हम समझते हैं कि व्हाट इट मीन्स बाय रोटेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन वर्सेस ट्रांसलेशनल मोशन। कब कहेंगे कोई बॉडी ट्रांसलेशनल मोशन में है? कुछ लोग बोलते हैं कि जब कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में जा रहा है वो ट्रांसलेशनल मोशन, ऐसा नहीं है। कोई बॉडी कर्व पाथ में भी जाते हुए भी ट्रांसलेशनल मोशन हो सकता है। ट्रांसलेशनल मोशन का मतलब हुआ लीनियर मोशन। लीनियर का मोशन का मतलब नहीं है कि मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन, ध्यान रखें। ट्रांसलेशनल मोशन का मतलब नहीं है कि मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन, कोई बॉडी कर्व पाथ में भी जा सकता है तब भी वो ट्रांसलेशनल मोशन रख सकता है। तो हमें पहले ढंग से डेफिनेशन समझ में आना चाहिए, कौन सा मोशन को हम ट्रांसलेशनल मोशन कहेंगे, कौन सा मोशन को हम रोटेशनल मोशन कहेंगे। तो पहले स्टेटमेंट लिख देते हैं, जब लिखें तो इसको मिटाते हैं, इसको ढंग से लिखते हैं। पॉइंट नंबर 1, मैं काफी कुछ चीजें बताऊंगा, थोड़ा सा कुछ लिखूंगा, लिखने वाली चीज आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे, क्योंकि स्कूल में तो कोई पूछेगा नहीं डिफाइन ट्रांसलेशनल मोशन, डिफाइन रोटेशनल मोशन, फॉर योर अंडरस्टैंडिंग ओनली, तब जाके आप कर पाओगे। देख के कोई मोशन को ये ट्रांसलेशनल है कि रोटेशनल पता चलेगा, उसके हिसाब से लीनियर मोशन का फंडा लगाएंगे कि रोटेशनल मोशन का फंडा लगाएंगे, वो हमें समझना पड़ेगा, ठीक है। ए बॉडी इज said to be in translational motion, translational motion. A body is said to be in translational motion. If velocity of
every point of the body, every point of the body is same at any particular instant. ठीक है, ये मिसकंसेप्शन मत पाल लेना कि ट्रांसलेशनल मोशन का मतलब हुआ मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन। जैसे मान लो कि ये कोई एक बॉडी है, ऐसा सपोज ये जो बॉडी है, ये बॉडी ऐसे मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, तो किसी भी एक समय पे आप देखोगे ये पार्टिकल का वेलोसिटी, ये पार्टिकल का वेलोसिटी, ये पार्टिकल का वेलोसिटी, हर एक पार्टिकल का वेलोसिटी बराबर है। द बॉडी इज इन ट्रांसलेशनल मोशन। किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट में हर एक पार्टिकल का वेलोसिटी बराबर है। आप कहोगे सर ऐसा है तो स्ट्रेट लाइन में ही जा रहा है। मैं बोल रहा हूँ नॉट ऑलवेज, एट एनी पर्टिकुलर इंस्टेंट। एक पर्टिकुलर इंस्टेंट t इक्वल टू t1 में हर एक पार्टिकल का वेलोसिटी v1 है। एट इंस्टेंट t2 में हर एक पार्टिकल का वेलोसिटी v2 है। समझ में आ रहा है? हर एक पार्टिकल का वेलोसिटी v2 है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, सपोज ऐसे आराम से समझने की कोशिश करो। सपोज ये कोई एक कर्व पाथ है। सोचो कि एक डंडा, ये डंडा इसके ऊपर अभी मूव करने वाला है। ये मैं आपको बता रहा हूँ, सपोज दिस इज व्हाट इज ए डंडा केप्ट हियर। ये डंडा अब इस रास्ते में मूव करेगा। पहले तो ये डंडा कुछ यहाँ पे था, ठीक है, ये डंडा यहाँ पे था, ये डंडा चलने लगा। कैसे चलने लगा? ऐसे चलने लगा। क्या इसका वेलोसिटी हर जगह बराबर है? नहीं, वेलोसिटी इज टैंजेंट टू द पाथ। इसका पाथ को वेलोसिटी करेंगे। तो जब ये डंडा कुछ यहां पर से ऐसे जाने की कोशिश कर रहा था, इसका वेलोसिटी कुछ ऐसे था। जब ये डंडा यहां पर आया, ऐसे जा रहा था, वेलोसिटी ऐसे था। वेलोसिटी ऑफ द डंडा इज चेंजिंग, इट इज नॉट मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन बट इट इज इन ट्रांसलेशनल मोशन। कैसे? जब ये डंडा कुछ ऐसे जा रहा था, तो आप देखोगे ये पॉइंट जैसे जा रहा था, ये पॉइंट वैसे ही जा रहा था, ये पॉइंट वैसे ही जा रहा था, ये पॉइंट वैसे ही जा रहा था। हर एक पॉइंट का वेलोसिटी बराबर था। समझ में आ रहा है क्या? हर एक पॉइंट का वेलोसिटी बराबर था। तो ये भी हो गया ट्रांसलेटरी मोशन। समझ में आ रहा है? कोई बॉडी मूव कर रहा होगा, आपको पूछेंगे व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी। अगर ये ट्रांसलेटरी मोशन है तो आपको हो गया हाफ एम स्क्वायर। रोटेटरी मोशन है, प्योर रोटेटरी मोशन है, तो ये आपको हो गया कि हाफ आई ओमेगा स्क्वायर एनालॉगस के लिए आता है। हो सकता है कि मोशन इज ट्रांसरोटेशनल, मतलब घूमते घूमते आगे जा रहा है। सेंटर ऑफ मास इज मूविंग अलोंग स्ट्रेट लाइन एंड द एंटायर थिंग इज रोटेटिंग अराउंड द सेंटर ऑफ मास, इट इज कॉल्ड ट्रांसरोटेशनल। उस केस में तो हाफ एम स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर करके दोनों को जोड़ के टोटल काइनेटिक एनर्जी निकालना पड़ेगा। पहले आपको समझ में आना चाहिए कि जो मोशन है वो ट्रांसलेशनल है या प्योरली रोटेशनल है या फिर ट्रांसरोटेशनल है। ठीक है, तो मैं क्या दिखा रहा हूं यहाँ पे, ये डंडा जो है देखो ये ऐसे जा रहा है, तो इसका भी ये ट्रांसलेशनल मोशन हो रहा है। किसी एक पर्टिकुलर समय में ये पॉइंट का वेलोसिटी, ये पॉइंट का वेलोसिटी, हर एक पॉइंट का वेलोसिटी बराबर है। तो किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट में अगर इसका काइनेटिक एनर्जी पूछा जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर करके निकाल सकते हैं। समझ में आ रहा ना? तो क्योंकि ये ट्रांसलेटरी मोशन में। अच्छा, कब कोई बॉडी रोटेशनल मोशन में है? पॉइंट नंबर 2, ए बॉडी इज said to be in pure rotational motion, pure rotational motion if at any instant, if at any instant angular velocity of every point, angular velocity of every point on it is same, linear velocity बराबर है तो हम कहेंगे ये ट्रांसलेशनल मोशन, एंगुलर वेलोसिटी बराबर है तो हम कहेंगे ये रोटेशनल मोशन। जैसे मान लो कि यहाँ पे कोई एक डंडा ऐसे रखा हुआ था। अब ये डंडे को ऐसे रखा हुआ था, हम छोड़ दिए तो क्या हुआ, ये घूम के आया नीचे। जब ये घूम के नीचे आ रहा था, ये वाला पॉइंट यहाँ पे आने के लिए जितना समय लेगा,
ये वाला पॉइंट यहाँ पे आने के लिए उतनी ही समय लेगा। बाय द टाइम दिस बार बिकम्स वर्टिकल, each point has moved equal angle, each point has undergone equal angular displacement in equal time, that means हर एक पॉइंट का एंगुलर वेलोसिटी बराबर है। तो ये क्या हो गया, प्योर रोटेशनल मोशन। समझ में आ रहा ना? अच्छा, जैसे हम अभी प्रीवियस केस को देखते हैं, ये तो हो गया प्योर रोटेशनल मोशन। थोड़ा फिगर अच्छा दिखेगा इसलिए ढंग का फिगर बना देते हैं। तो ये प्योर रोटेशनल मोशन में क्या होता है, द बार इज रोटेटिंग अबाउट ए पर्टिकुलर एक्सिस। सपोज ऐसे ये घूम रहा है, ये बार इस पॉइंट में घूम रहा है, तो जब ये घूम के नीचे आ रहा है, हर एक पॉइंट का एंगुलर वेलोसिटी बराबर है, तो हम कहेंगे ये प्योर रोटेशनल मोशन है। सोचो दूसरा केस, ऐसा ही कॉर्ड पाथ में ये वाला डंडा मूव कर रहा था। कौन सा वाला, जो हम लोग देखे थे। मान लो ये वाला डंडा इसके ऊपर मूव कर रहा है। थोड़ी देर पहले ऐसा एग्जांपल हम लोग लिए थे। वो डंडा कैसे जा रहा था, ऐसे जा रहा था, सॉरी डंडा कैसे जा रहा था इसमें, द डंडा वाज, प्रीवियस केस में दिखा है आपको, प्रीवियस केस में कैसे दिखा है, ये डंडा ऐसे मूव कर रहा था इसके ऊपर, है कि नहीं, ऐसे ऐसे करके जा रहा था। तो अब लेकिन केस कुछ अलग है। कैसा है, अब की केस में मान लो डंडा पहले ऐसे था, थोड़ी देर बाद ये कुछ ऐसा पोजीशन में आ गया, थोड़ी देर बाद ये कुछ ऐसा पोजीशन में आ गया, थोड़ी देर बाद ये कुछ ऐसा पोजीशन में आ गया, और ये डंडा लिटरली ऐसे मूव कर रहा है। कैसे, ऐसे, है ना। देखो, आप देखोगे दिस एंटायर ऑल दिस पार्टिकल्स आर मूविंग, लेकिन जितना सा मान लो कि यहाँ पर कोई एक एक्सिस इमेजिन करो, ये यहाँ से यहाँ तक जाने में जितना एंगल बनाया, ये यहाँ से यहाँ तक जाने में उतने ही एंगल बनाया। पहला केस में डंडा कैसे जा रहा था, डंडा ऐसे था, डंडा, ओहो सॉरी, पहला केस में जो हमारा डंडा था इसमें मूव कर रहा था, कहाँ गया ये, शिश, सब गड़बड़ हो गया, डंडे ही गड़ गया। अच्छा, थोड़ा सा दोबारा बना देते हैं, ये कॉपी कैसे हो गया। जैसे देखो, पहला केस में इधर दिखाता हूं। पहला केस में दी डंडा वाज मूविंग लाइक दिस, देयर वाज नो रोटेशन, ओनली ट्रांसलेशनरी मोशन हो रहा था। लेकिन अब क्या केस में कैसा आ रहा है, डंडा कैसे मूव कर रहा है, ऐसे। आर यू सीइंग, डंडा इज रोटेटिंग, दिख रहा है क्या, ये डंडा रोटेट कर रहा है, क्योंकि इसका हेड ऐसे ऐसे घूम रहा है। ये ऊपर वाला हेड जो है, ऊपर वाला हेड देखो घूम रहा है, इट इज मूविंग इन ए कॉर्ड पाथ, और नीचे वाला भी एक कॉर्ड पाथ में मूव कर रहा है। दोनों का रेडियस अलग अलग है, दोनों का रेडियस अलग अलग है। अगर ये डंडा ऐसे जाएगा, देखो बताओ, पेन का अपर टिप इज मूविंग इन ए बिगर रेडियस सर्किल, लोअर टिप इज मूविंग इन ए स्मॉलर रेडियस सर्किल, जबकि दोनों बराबर डिस्टेंस जा रहे हैं बराबर टाइम में, मतलब दोनों का एंगुलर वेलोसिटी बराबर है, दोनों का एंगुलर वेलोसिटी बराबर है। तो पहला केस में डंडा तो ऐसे जा रहा था, ऊपर वाला डंडा का वेलोसिटी, ऊपर वाला पॉइंट का वेलोसिटी नीचे वाला पॉइंट का वेलोसिटी बराबर था, लेकिन जब वो ऐसे जा रहा है तब ऊपर वाले का वेलोसिटी ज्यादा है, नीचे वाला का वेलोसिटी कम है। जब ये डंडा इस पोजीशन से इस पोजीशन में आएगा, देखो ऊपर वाला हिस्सा इतना सारा डिस्टेंस गया और नीचे वाला हिस्सा कम डिस्टेंस गया कि नहीं गया, डिस्टेंस मूव्ड बाय द लोअर पॉइंट इज लेस, अपर पॉइंट इज मोर। इसका मतलब दोनों का लीनियर वेलोसिटी बराबर नहीं है, बट देयर एंगुलर वेलोसिटी इज सेम। तो ये आपको फिजिकली रियलाइज कर लेना चाहिए कि कब एंगुलर वेलोसिटी बराबर है, कब लीनियर वेलोसिटी बराबर है। ठीक है, अगर लीनियर वेलोसिटी बराबर हुआ हर एक पॉइंट का, हम कहेंगे ट्रांसलेटरी मोशन, हर एक पॉइंट का एंगुलर वेलोसिटी बराबर हुआ तो कहेंगे रोटेटरी मोशन। समझ में आया? अच्छा, नाउ पॉइंट नंबर 3 में आता है, व्हाट यू मीन बाय ए रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी किसको कहते हैं, कोई बॉडी को रिजिड बॉडी किसको कहते हैं? वैसे लिटरली अगर आप समझोगे, कोई बॉडी को अगर शेप उसका चेंज नहीं कर सकती, द शेप ऑफ ए बॉडी इज फिक्स्ड, इट इज सेड टू बी ए रिजिड बॉडी। बॉडी इज सेड टू बी ए रिजिड बॉडी इफ इट्स शेप इज फिक्स्ड। लेकिन शेप इज फिक्स्ड बोलने से हमारे कुछ काम में नहीं लगेगा। हमें क्या देखना है, इफ distance between, if the distance between any two points of a body
remain constant throughout or remain constant, then it is called a rigid body. तो कोई बॉडी को रिजिड बॉडी कहने का पीछे मकसद ये हुआ कि उसका शेप फिक्स्ड रहेगा। कहने का मतलब जैसे ये पेन है, ये पेन को मैं घुमा घुमा के मूव करवाऊं या फिर ऐसे ऐसे करके मूव करवाऊं, जैसे ही मूव करवाऊं तो डिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट इज ऑलवेज कांस्टेंट। एनी टू पॉइंट्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो ऑलवेज फिक्स्ड है, तो उसको हम रिजिड बॉडी कहेंगे। ठीक है, अच्छा, बड़ा इंटरेस्टिंग काम का चीज है। देखो इसमें से कितने सारे चीज सामने निकल के आते हैं। सपोज हम कहेंगे ये एक रिजिड बॉडी है, ये अगर एक रिजिड बॉडी है, रिजिड बॉडी के अंदर ए एक पॉइंट है, बी एक दूसरा पॉइंट है। हो सकता है कि ये बॉडी जो है घूमते घूमते आगे जाने की कोशिश कर रहा है। ऐसे घूमते घूमते जा सकता है, कोई चीज को घुमा के आप फेंक दिए, घूमते घूमते वो आगे जा रहा है। तो मतलब जब घूमते घूमते आगे जा रहा है, घूमने के कारण ये पॉइंट पीछे आने की कोशिश कर रहा है, ये पॉइंट पीछे आने की कोशिश कर रहा है, घूमने के कारण ये आगे जाने की कोशिश कर रहा है। फिर ये जो चल रहा है फेंक दियो, उसके चलते भी ये पॉइंट आगे जाने की कोशिश कर रहा है, ये भी आगे जाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन रिजल्टेंट स्पीड देखो तो ये घूमने के कारण पीछे जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, ये घूमने के कारण ऊपर की तरफ जा रहा है, और ये फेंकने के कारण दोनों मिलकर इधर जा रहे हैं। तो दोनों का वेलोसिटी अलग अलग होगा कि नहीं होगा? दे विल हैव डिफरेंट वेलोसिटीज, पक्का, क्योंकि घूमते घूमते आगे जा रहा है। जैसे पेन को मान लो मैं इसे घुमाते घुमाते फेंक देता हूं, तो जब घुमाते घुमाते फेंकता हूं ऊपर वाला एंड का वेलोसिटी घूमने के कारण इधर, फेंकने के कारण इधर, तो ज्यादा हो जाता है। नीचे वाला एंड का वेलोसिटी घूमने के कारण पीछे की तरफ, फेंकने के कारण आगे की तरफ, तो कुछ दूसरा हो जाता है कि नहीं? सो दे पॉइंट्स आर हैविंग डिफरेंट वेलोसिटी। चलो सपोज मानते हैं कि जब हम कोई बॉडी को ऐसे फेंक दिए तो क्या देखें, सपोज हम कहेंगे किसी एक समय में इसका वेलोसिटी है vb। ठीक है, जस्ट सपोज हम b को यहां लिखते, अरे चल क्यों, हाँ, सपोज हम कहेंगे कि जो b है, b पॉइंट का वेलोसिटी कुछ ऐसा है किसी एक समय में vb, a पॉइंट का वेलोसिटी कुछ ऐसा है किसी एक समय में, कितना, va। और चलो मानते हैं कि इन दोनों को ज्वाइन करता हुआ लाइन है ये लाइन AB। अब ये दोनों वेलोसिटी जो है, ये दोनों जो वेलोसिटी है, दोनों वेलोसिटी यहाँ पे लाइन AB के साथ अलग अलग एंगल कर रहे हैं। अब ये लाइन कुछ मान लो θ1 एंगल कर रहा है, ये लाइन कुछ θ2 एंगल कर रहा है, अलग अलग एंगल कर रहे हैं। दे आर गोइंग इन डिफरेंट वेलोसिटीज विद डिफरेंट एंगल मेकिंग विद AB। ये AB के साथ θ1 एंगल करके जा रहा है, ये AB के साथ θ2 एंगल करके जा रहा है। अच्छा, एक चीज तो है कि अगर इन दोनों के बीच में डिस्टेंस फिक्स्ड है, ये रिजिड बॉडी है, तो आप क्या कहोगे, ये along दिस लाइन जितना दूर जाएगा, ये भी along दिस लाइन उतनी ही दूर जाएगा। पॉइंट B AB के along अगर 2 सेंटीमीटर आगे जा रहा है, तो ये भी along दी AB 2 सेंटीमीटर आगे जाना जरूरी है कि नहीं? क्योंकि दोनों के बीच में डिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा। इसका मतलब A का वेलोसिटी along the line AB must be equal to B का वेलोसिटी along the line AB। कौन सा केस में? In case of a rigid body, in case of a rigid body, velocity of any two points along the line joining them are same, always same। समझ में आ रहा क्या? तो ये याद रखना है कि पॉइंट नंबर 2 में आया, इन केस ऑफ ए रिजिड बॉडी, ऑफ ए रिजिड बॉडी, वेलोसिटी ऑफ एनी पॉइंट, थोड़ा इसको ये फिगर मिटाते हैं, बाद में फिगर बना के लिख देंगे एग्जाम्पल को, ठीक रहेगा। यू हैव अंडरस्टूड दिस। वेलोसिटी ऑफ एनी पॉइंट इन केस ऑफ ए रिजिड बॉडी, velocity of any point A along the line AB
is same as velocity of point B along AB। ये समझ में आना बहुत जरूरी है। समझ में आ रहा, velocity of any point along any point A, velocity of any point A along the line AB, कोई एक लाइन AB is same as velocity of point B along the line AB। जैसे अभी अभी मैं बताया कि सपोजिंग यहाँ पे कोई एक बॉडी है जो एक किसी एक ट्रांसरोटेशनल मोशन में जा रहा है, ये घूमते घूमते आगे जाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर कोई एक पॉइंट है A, यहाँ पे कोई एक पॉइंट है B, और B का वेलोसिटी मान लो कि AB का ये हो गया लाइन जॉइनिंग AB। अब पता चला कि A इज मूविंग समथिंग लाइक दिस विथ ए वेलोसिटी VA, और ये एंगल θ1 है। B इज मूविंग लाइक दिस विथ एन वेलोसिटी VB एट एन एंगल θ2। तो अब क्या कहोगे, A का वेलोसिटी along AB, B का वेलोसिटी along AB must be same if it is a rigid body, क्योंकि हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करने में मदद करेगा। कैसे मदद करेगा देखोगे, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आएंगे। जैसे A का वेलोसिटी along AB क्या होगा, अगर ये वेलोसिटी VA है, A का वेलोसिटी along AB क्या होगा। आप क्या कहोगे, व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ VA along AB, VA cos θ1, कंपोनेंट ऑफ VA along AB। कंपोनेंट ऑफ VB along AB क्या होगा, इट शुड बी इक्वल टू VB cos θ2। ये आपको समझ में आना बहुत जरूरी है फॉर ए रिजिड बॉडी। समझ में आया क्या, समझ में आ रहा है कि ऊपर से जा रहा है, अंडरस्टैंडिंग और स्टैंडिंग अंडर आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं कि आप ये कॉन्सेप्ट को कैसे यूज कर पा रहे हो। लेट मी शो यू हाउ यू आर गोइंग टू अप्लाई दिस कॉन्सेप्ट। मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूं। सपोजिंग हम कहेंगे यहां पर हियर इज ए लेडर लीन्ड अगेंस्ट ए वॉल ऑन ए फ्लोर। ये एक लेडर है, ये ऐसे रखा हुआ है। चलो मानते हैं कि ये एंगल है से 60 डिग्री और थीटा ले लेते हैं। ये एंगल है थीटा, ये पॉइंट का नाम है A, ये पॉइंट का नाम है B। तो जब ये लेडर ऐसे रखा हुआ था, बाद में पता चला कि लेडर फिसल गया। तो ये फिसलेगा तो किधर फिसलेगा, फ्लोर पे ही फिसलेगा, देयर इज नो चॉइस। तो ये इधर फिसलने लगा क्या वेलोसिटी में, VB वेलोसिटी में। और ये कैसे फिसलेगा, ये तो वॉल के साथ कांटेक्ट में है तो नीचे फिसलेगा। ये ऐसे फिसलने लगा VA वेलोसिटी में। पूछा है बताओ व्हाट इज VA बाई VB। अगर ये जा रहा है 4 मीटर पर सेकंड में, ये कितने में आ रहा है, मतलब VB दिया है तो VA निकालो, VA दिया है तो VB निकालो, या फिर VA बाई VB निकालो। क्वेश्चन क्या हो गया, क्वेश्चन हो गया इन फिगर शोन, इन फिगर शोन फाइंड VA बाय VB। चलो यही निकाल लेते हैं, VA बाई VB निकालते हैं। लेडर है, लेडर स्टार्ट्स स्लीपिंग ऑन दी वॉल एंड ऑन दी फ्लोर। लोअर एंड का वेलोसिटी VB है, फिगर में दिखाया गया है, अपर एंड का वेलोसिटी VA है। अब ये लेडर इज ए रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी मतलब A और B के बीच में, A और B के बीच में तो डिस्टेंस तो कांस्टेंट है। A और B के बीच में डिस्टेंस इज कांस्टेंट, डिस्टेंस बिटवीन A एंड B इज नॉट गोइंग टू चेंज। मतलब ये वाला पॉइंट इस डायरेक्शन में अलोंग द लाइन AB जितना स्पीड में जाएगा, ये वाला पॉइंट इस डायरेक्शन में उतनी स्पीड में जाएगा। समझ में आ रहा है क्या, A और B के बीच में डिस्टेंस इज कांस्टेंट, दिस इज ए रिजिड बॉडी। तो आप कहोगे कि वेलोसिटी ऑफ A इन दिस डायरेक्शन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ B इन दिस डायरेक्शन। ये दोनों बराबर होना जरूरी है कि नहीं। वेलोसिटी ऑफ B इन दिस डायरेक्शन होना जो होगा, वेलोसिटी ऑफ A इन दिस डायरेक्शन वही होगा। दोनों का वेलोसिटी अलोंग द लाइन जॉइनिंग AB हैव टू बी सेम। A का वेलोसिटी इस डायरेक्शन में कितना होगा भाई, ये थीटा है तो ऑब्वियसली ये एंगल 90 माइनस थीटा है। तो ये कितना कंपोनेंट, ये कितना हो जाएगा VA sin थीटा, VA cos 90 माइनस थीटा, दैट इज VA sin थीटा। तो क्या लिखेंगे क्लू में हम लोग सॉल्यूशन में, वेलोसिटी ऑफ A एंड B along AB has to be same। क्यों सेम होना चाहिए, क्योंकि ये रिजिड बॉडी, दोनों के बीच में डिस्टेंस नहीं बदल सकता। लेडर चाहे कैसे भी मूव करे, यहां से यहां तक का लेंथ तो लेडर का लेंथ है, दैट इज कांस्टेंट।
तो आप कहोगे कि VA का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में cos 90 माइनस थीटा होता है VA sin थीटा, दैट मस्ट बी इक्वल टू कंपोनेंट ऑफ VB इन दिस डायरेक्शन। VB तो ऐसा है, इसका कंपोनेंट इस डायरेक्शन में क्या होगा, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी तो थीटा है, इट विल बी इक्वल टू VB cos थीटा। क्या आपको समझ में आ रहा है? ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी तो थीटा ही होगा, होगा कि नहीं होगा? ये एंगल भी थीटा होगा। सो VB cos थीटा VA sin थीटा हैज टू बी सेम। तो आप क्या कहोगे, हमें तो चाहिए था VA बाई VB, मिल गया। कितना हो गया, cos थीटा बाई sin थीटा इज cot थीटा। समझ में आया? हाँ, तो कोई एक लेडर अगर फिसलना शुरू करेगा, अपर एंड का वेलोसिटी लोअर एंड का वेलोसिटी में क्या रिलेशन है, ये में VB इक्वल टू cot थीटा। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो रिजिड बॉडी के बारे में दो चीज हम लोग देख लिए। पहला चीज क्या हो गया कि डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज फिक्स्ड कांस्टेंट, और वेलोसिटी ऑफ एनी पॉइंट A along the line AB is equal to velocity of B along the same line AB। किसी भी दो पॉइंट के बीच में जो वेलोसिटी, और आप ऐसे भी कह सकते हो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ वन पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू एनी अदर पॉइंट along the line joining them is जीरो, रिलेटिवली जीरो, क्योंकि दोनों बराबर वेलोसिटी में जा रहे हैं। अच्छा, तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट देखना है मुझे रिजिड बॉडी के बारे में। अब सोचिए कि यहाँ पे कोई एक बॉडी मोशन में है, A एक पॉइंट है, B एक पॉइंट है, ये बॉडी मोशन में है, हो सकता है रोटेशनल मोशन में, हो सकता है ट्रांसलेशनल मोशन में, हो सकता है ट्रांस रोटेशनल मोशन में। अब अगर A देखेगा, A के पास कुछ वेलोसिटी है, B के पास भी कुछ वेलोसिटी है, B के पास भी कुछ वेलोसिटी है, ठीक है, ये आपको दिख रहा है। अगर हम A को पूछेंगे, बताओ A तुमको B का वेलोसिटी क्या दिख रहा है? आप जानते हो कि A के पास एक वेलोसिटी है ऐसा और एक वेलोसिटी है ऐसा, B के पास भी एक वेलोसिटी है ऐसा, ये दोनों वेलोसिटी बराबर है, और एक वेलोसिटी है ऐसा। तो A के पास जो वेलोसिटी है वाला कंपोनेंट B के पास भी हुई है, तो रिलेटिव वेलोसिटी देखेंगे तो B का ये वाला वेलोसिटी A को नहीं दिखेगा। वेलोसिटी ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू B इज वेलोसिटी ऑफ A माइनस वेलोसिटी ऑफ B। जब ये वेलोसिटी से ये वेलोसिटी को माइनस करेंगे, ये वाला कंपोनेंट कैंसिल हो जाएगा, A को नहीं दिखेगा कि B का ये वेलोसिटी है, क्योंकि दोनों का वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में AB के along the line AB सेम है। along the line AB दोनों का वेलोसिटी बराबर होने के कारण B का वेलोसिटी, B का ये वाला वेलोसिटी along the line AB जो वेलोसिटी है वो A को नहीं दिखेगा। तो A को कौन सा वेलोसिटी दिखेगा? ओनली दिस, है ना। ये पेन का दो पॉइंट के बारे में सोचो, एक ये पॉइंट है कि एक पॉइंट है। The velocity of this point with respect to this point along this line is always zero, क्योंकि दोनों का अगर वेलोसिटी इस डायरेक्शन में अलग हो जाए तो पेन कभी लंबा हो जाएगा कभी छोटा हो जाएगा, ऐसा तो नहीं हो सकता। अच्छा, तो इसका मतलब ये पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंट इधर नहीं जा सकता, तो विथ रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंट ये पॉइंट कैसे मूव कर सकता है? ओनली लाइक दिस, देयर इज नो अदर चॉइस, है कि नहीं? कि ये तो ऐसे नहीं जा सकता ना, ओनली इट कैन रोटेट। तो A को क्या लगेगा कि B मेरे चारों तरफ घूम रहा है। तो जब भी कोई बॉडी ट्रांसरोटेशनल मोशन में है तो किसी भी पॉइंट में बैठ जाओ, लगेगा कि बाकी सारा पॉइंट उसके चारों तरफ घूम रहे हैं। अगर A को पूछेंगे, बताओ B कितना जोर से घूम रहा है, B कितना जोर से घूम रहा है, कैसे घूम रहा है, क्लॉकवाइज घूम रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज? तो मान लो कि ये वेलोसिटी v1 है, ये वेलोसिटी v2 है, तो वेलोसिटी ऑफ v1 माइनस v2 करेंगे तो दोनों वेलोसिटी इधर को हो जाएंगे, ये एक वेलोसिटी ये एक वेलोसिटी। हम इसका रिलेटिव वेलोसिटी निकालेंगे, मान लो ये v1 है ये v2 है, वेलोसिटी ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू A करेंगे, दिस माइनस दिस वन करेंगे तो ये और भी जुड़ जाएगा इसके साथ। तो A को लगेगा कि B ऐसे घूम रहा है क्लॉकवाइज, इस केस में A को लगेगा कि B क्लॉकवाइज घूम रहा है। B को पूछते हैं, बताओ B A कैसे घूम रहा है? वो यहाँ पर बैठ के देखेगा तो A का तो along दिस लाइन वेलोसिटी नहीं दिखेगा, दिखेगा कि A मेरे चारों तरफ घूम रहा है, वो भी क्लॉकवाइज। ये रोटेशनल डायनामिक्स का पूरा सबसे इंपॉर्टेंट फंडामेंटल है जो किसी भी बुक में हाईलाइट नहीं किया गया। ये क्लू को लेके सारा न्यूमेरिकल आप कर सकते हो। क्या है? एंगुलर वेलोसिटी ऑफ एनी पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू एनी अदर पॉइंट इज सेम। किसी भी इसको पूछोगे इसका एंगुलर वेलोसिटी जितना बताएगा, इसको पूछोगे इसका एंगुलर वेलोसिटी वही बताएगा। किसी भी पॉइंट को पूछो, किसी दूसरे पॉइंट का एंगुलर वेलोसिटी विल बी सेम।
समझ में आ रहा है क्या? दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। अगर ये पेन का ये वाला एंड विथ रिस्पेक्ट टू दिस ऐसे नहीं मूव कर सकता था, और कैसे मूव कर सकता है? ऐसे मूव कर सकता है, सिर्फ घूम सकता है। तो अगर मान लो कि ये वाला एंड ऐसे घूम रहा है, आपकी तरफ से देखो तो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, लेकिन साथ साथ इस यहाँ पे बैठ के सोचो तो ये कैसे घूम रहा है? ये भी तो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। ये जितना जोर से घूम रहा है, ये इसको बैठ के पूछोगे तो ये भी उतनी जोर से घूम रहा है। दैट मींस एंगुलर वेलोसिटी ऑफ एवरी पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू एवरी अदर पॉइंट इज सेम इन केस ऑफ रोटेशनल मोशन। ये दोनों इंपॉर्टेंट क्लू है। मतलब अगर कोई एक बॉडी घूम रहा है, उसका एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अबाउट पॉइंट ए मालूम हो गया तो अबाउट पॉइंट बी भी वही होगा, अबाउट पॉइंट सी भी वही होगा। ये सोच के हमें आगे बढ़ना होगा। समझ में आया? तो क्या लिखेंगे इसमें, क्या लिखेंगे हम लोग? ये जो चीज समझ गए उसको स्टेटमेंट में लिखेंगे क्या? इन केस ऑफ रिजिड बॉडी मोशन, ऑफ रिजिड बॉडी मोशन, angular velocity of any point about any other point in the body is सेम। इसे वेक्टर मैग्नीट्यूड भी सेम है, डायरेक्शन भी सेम है। तो रिजिड बॉडी का तीन क्राइटेरिया देख लिए। क्या हुआ? डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज फिक्स्ड, वेलोसिटी ऑफ एनी पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू एनी अदर पॉइंट अलोंग द लाइन जॉइनिंग देम इज जीरो। तीसरा हुआ एंगुलर वेलोसिटी ऑफ एवरी पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू एनी अदर पॉइंट इज सेम प्रोवाइडेड बोथ द पॉइंट्स आर देयर इनसाइड द बॉडी। बॉडी के अंदर अगर दोनों पॉइंट है ए और बी, ए का एंगुलर वेलोसिटी अबाउट बी इज सेम एज बी का एंगुलर वेलोसिटी अबाउट ए। समझ में आ रहा है? सपोज हम कहेंगे कि ये कोई एक रिजिड बॉडी है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, तो आप कहोगे एंगुलर वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए इज सेम एज एंगुलर वेलोसिटी ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू ए इज इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी ऑफ B with respect to C। किसी का भी एंगुलर वेलोसिटी निकालो, किसी भी दूसरे पॉइंट में सबका एंगुलर वेलोसिटी। B को पूछेंगे A कितना एंगुलर वेलोसिटी में जा रहा है, वो जो बताएगा। B को पूछेंगे C कितने में जा रहा है, वो बोलेगा वही, है ना। B को दिख रहा है कि सारा चीज मेरे चारों तरफ घूम रही है, ये जितना एंगुलर वेलोसिटी में घूम रहा है ये भी उतने में घूम रहा है। जितने समय में A एक बार घूम के आ जाएगा, C उतने समय में घूम के आ जाएगा। C को पूछोगे वही बोलेगा वही, B जो बोला वही है, B मेरे चारों तरफ घूम रहा है। ठीक है, तो एंगुलर वेलोसिटी हर एक पॉइंट का विथ रिस्पेक्ट टू एनी अदर पॉइंट इनसाइड द बॉडी इज सेम। ठीक है, तो दो चीज हम लोग देखे, व्हाट इज ट्रांसलेशनल मोशन, व्हाट इज रोटेशनल मोशन। ठीक है, नाउ लेट अस गो फॉर नेक्स्ट आइटम, दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। रोटेशनल डायनेमिक्स का सबसे बेसिक टर्म है जो हर जगह हर न्यूमेरिकल में यूज होगा, दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। चीज क्या है? ट्रांसलेटरी मोशन में अनलोवस क्वांटिटी था इनर्शिया। इनर्शिया ऑफ ए बॉडी डायरेक्टली रेफर्स टू इट्स मास। आपके सामने कोई एक पैकेट रखा हुआ है बड़ा सा, ठीक है, और मान लो कि वो पैकेट रखा हुआ है रेस्ट में, आपको कहा गया कि मूव करवाओ। मूव करवाने से अगर थोड़ा सा धक्का दिया वो आसानी से मूव कर गया। दूसरे केस में जोर से ढकेले तो थोड़ा सा मूव किया। कौन सा केस में उसका मास ज्यादा है? जिस केस में ज्यादा फोर्स लगा उसको मूव करने के लिए नहीं, जितना ज्यादा मास है उतना इनर्शिया ऑफ रेस्ट है, बैठा रहने की कोशिश करेगा। कम मास है तो लाइट मास है तो आसानी से निकल जाता है। तो वो ट्रांसलेटरी मोशन में इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन थे। वो इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन रोटेटरी मोशन में कहते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, कैसे पता करते हैं कोई बॉडी का इनर्शिया ऑफ रेस्ट ज्यादा है कि कम? मान लो कोई ब्लॉक आपकी तरफ स्लाइड करते हुए आ रहा है, आपको कहा जाएगा रोको 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 उसको, आप हाथ लगाए तो पता चला वो आपको ढकेलते हुए ले गया, मतलब उसका मास हेवी था कि लाइट था? हेवी मास था, इसका इनर्शिया ऑफ मोशन वाज मोर, है ना। अब हाथ लगाया तुरंत रुक गया, मतलब खाली पीली था, उसमें कोई मास था ही नहीं, है ना, इसलिए जितने भी जोर से आ रहा है, अब हाथ लगाया तुरंत रुक गया। अब सिमिलरली हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया को समझना है। क्या? कोई बॉडी अगर रेस्ट में उसको मोशन में लेने में हमें कुछ डिफिकल्टी फेस होता है, वो हो गया इनर्शिया, ये हो गया इनर्शिया। और मोशन में उसको रेस्ट में लाने में या फिर उसका मोशन को चेंज करने में हमें कुछ डिफिकल्टी होता है ट्रांसलेटरी मोशन में, जिसको हम इनर्शिया कहते हैं। सिमिलरली रोटेटरी मोशन में कोई बॉडी रेस्ट में है, उसको घुमाना है,
कुछ डिफिकल्टी फेस होगा, है कि नहीं। और कोई बॉडी अगर घूम रहा है, उसको रोकना है या फिर उसका स्पीड बढ़ाना है, घटाना है, कुछ करना है, तब भी कुछ डिफिकल्टी फेस होगा। तो दैट डिफिकल्टी इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो जब तक हम लोग प्रैक्टिकल एग्जांपल्स नहीं लेंगे आपको समझ में नहीं आएगा। क्या लिखेंगे, पहला पॉइंट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया में मोमेंट ऑफ इनर्शिया को एम आई लिखता हूं, एम आई ऑफ ए बॉडी और सिस्टम ऑफ मासेस, सिस्टम ऑफ masses about any axis is defined as the difficulty, it is defined as the difficulty with which the body can be rotated about that axis, स्टेटमेंट तो ठीक ठाक है लेकिन कुछ समझ में आया नहीं। चलो फिर करते हैं। कोई चीज को किसी के एक्सिस में घुमाना है, घुमाने में अगर बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लग रहा है तो आप कहोगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज मोर, बहुत कम डिफिकल्ट लग रहा है तो हम कहेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज लेस। जैसे कोई ब्लॉक रेस्ट में रखा है, उसको रेस्ट में था, मूव करके 10 मीटर पर सेकंड स्पीड में लाना है। लाने में आपको पहले शुरू में जैसे आप पुश करोगे, आपको अगर बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लग रहा है तो उसका मास ज्यादा है, कम डिफिकल्ट लग रहा है तो मास इसका कम है ना। दैट मींस इट इज गिविंग यू ए इनर्शिया फोर्स, ए स्यूडो फोर्स। सिमिलरली हियर आल्सो। चलो सोचते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि सपोजिंग हमारे पास यहाँ पे थोड़ा फिजिकली फील करने की कोशिश करना कि एक 2 kg का मास रखा है। दिस 2 kg का मास इज कनेक्टेड बाय ए लाइट रॉड टू अनदर से 50 kg का मास। जस्ट थिंक, मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये जो चीज रखा है फ्लोर पे इसको उल्टा कर दूं। उल्टा कर दूं मतलब ये जो सिस्टम है इसको मैं क्या करना चाहता हूँ, इसको इस पोजीशन में लाना चाहता हूँ। कौन सा पोजीशन में, 50 kg इधर, 2 kg इधर, ऐसा पोजीशन में लाना चाहता हूँ। तो मेरे पास चॉइस क्या है? पहला चॉइस हुआ कि मैं ये 2 kg, ये 50 kg और 50 kg, अगर मैं ये पूरा का पूरा चीज को अबाउट दिस एक्सिस मूव करवा दूंगा या फिर अबाउट दिस एक्सिस मूव करवा दूंगा। सोचो मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, आप भी समझने की कोशिश करो। सपोज हम कहेंगे ये लाइन का नाम है AB, ये लाइन का नाम है CD। ठीक, मैं क्या करता हूं, पहला केस में मुझे 50 kg को इधर लाना है, 2 kg को उधर लेना है। 2 चॉइस है हमारे पास। एक तो हुआ 2 kg अपनी जगह रहेगा, 50 kg को पकड़ के दूसरी तरफ ले लूंगा, तो ऐसा पोजीशन आ जाएगा कि नहीं। अच्छा, दूसरे केस में 50 kg अपनी जगह रहेगा, 2 kg को घुमा के दूसरी तरफ ले लूंगा। समझ में आ रहा है क्या? दोनों ही केस में मैं रोटेट कर रहा हूं। पहला केस में जब 2 kg अपनी जगह बैठा हुआ था, 50 kg घूम के आ रहा था, 50 kg घूम के आ रहा था, तो यू आर रोटेटिंग दिस सिस्टम अबाउट लाइन AB, है कि नहीं। जब 50 kg बैठा हुआ था, 2 kg को घुमा के उधर ले रहे थे, ऐसा पोजीशन लाने के लिए द सिस्टम वाज रोटेटिंग अबाउट CD। अब सोचो कौन सा एक्सिस में घुमाना आपको ज्यादा डिफिकल्ट लगेगा। इट इज डिफिकल्ट टू रोटेट द एंटायर थिंग अबाउट एक्सिस AB और इट इज डिफिकल्ट टू रोटेट द एंटायर थिंग अबाउट द एक्सिस CD। क्या लग रहा है किस में ज्यादा डिफिकल्ट होगा? AB में ज्यादा डिफिकल्ट होगा, CD में कम डिफिकल्ट होगा। ये बैठा रहेगा, 2 kg को घुमा के ले आओ। इसका मतलब क्या हुआ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस about axis AB is more or about CD is more. Moment of inertia is nothing but the difficulty that you face while rotating it. तो moment of inertia about AB is more और moment of inertia about CD is more. AB is more, समझ में आ गया। अरुंधति सिंह बोल रहे CD is more। किसमें moment of inertia कम है अरुंधति सिंह? थोड़ा ध्यान से देखो। Moment of inertia is defined as the difficulty। घुमाने में जितना ज्यादा डिफिकल्ट होगा उतने ज्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। ये 2 kg अपनी जगह बैठा रहेगा, 50 kg को घुमा के इधर लाना ज्यादा डिफिकल्ट है कि 50 kg बैठा रहेगा, 2 kg को घुमा के लेना ज्यादा डिफिकल्ट है?
2 kg को घुमा के लेना आसान है। तो 2 kg को घुमा के लेना आसान है। 2 kg को जब घुमा रहे हैं, कौन सा एक्सिस में घुमा रहे हैं? हम CD में घुमा रहे हैं। तो CD में घुमाना आसान है, AB में घुमाना डिफिकल्ट है। AB में घुमाना डिफिकल्ट है मतलब AB में मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है। समझ में आ रहा है क्या? तो फ्रॉम योर फीलिंग, फ्रॉम योर एक्सपीरियंस, यू कुड कंक्लूड दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस सिस्टम अबाउट द एक्सिस AB is greater than मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम अबाउट द एक्सिस CD। कैसे पता चला? बस फीलिंग की बात है कि नहीं? You could feel that moment of inertia of the system about AB is more, about CD is less. When I say about AB is more means you are trying to rotate the entire thing about AB. ठीक है? When I say moment of inertia about CD मतलब entire thing को CD में घुमाने की कोशिश कर रहे हो। समझ में आ रहा है? अच्छा, अगर ये चीज आपको समझ में आया तो चलो देखते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। ऐसा क्यों हुआ कि AB में घुमाना आसान था, CD में घुमाना AB में घुमाना डिफिकल्ट था, CD में घुमाना आसान था। ऐसा क्यों हुआ? थोड़ा अगर ध्यान से देखेंगे, जब हम ये सारा चीज को AB में घुमा रहे थे तो ज्यादातर मास, मैक्सिमम मास एक्सिस से दूर था। जब CD में घुमा रहे थे, इस एक्सिस में इसको घुमा रहे थे, ज्यादातर मास एक्सिस के पास था और थोड़ा सा मास एक्सिस से दूर था। समझ में आ रहा है? When you are rotating, carefully listen the words I'm saying. When you are trying to rotate the entire thing about AB, majority mass was away from the axis, है कि नहीं? And when you are trying to rotate the things about axis CD, majority mass was close to the axis. इसका मतलब क्या हुआ? When the masses are away from the axis, moment of inertia will be more, और masses are close to the axis, moment of inertia will be more. Masses are away from the axis, moment of inertia will be more. आपको एक डंडा दिया गया, suppose you are given a डंडा like this with a 5 kg ball connected here. अब ये बॉल को पकड़ के डंडा को घुमाना आसान है कि डंडे को पकड़ के बॉल को घुमाना आसान है? बॉल को पकड़ के डंडा को घुमाना आसान है, क्योंकि मेजॉरिटी मास इज क्लोज टू द एक्सिस। When the masses are close to the axis, moment of inertia will be less. Masses are away from the axis, moment of inertia will be more. समझ में आ रहा है? तो ये जो हमें कंक्लूजन मिला, उस कंक्लूजन को अपनी एक्सपीरियंस से हम लोग डिस्कवर किए और उसको अभी धीरे धीरे हम लोग नोट करेंगे। क्या पता चला? MI of a body depends on shape and size of the body and the axis of rotation, एक्सिस ऑफ रोटेशन। कौन सा एक्सिस में घुमा रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। डिपेंड्स अपॉन शेप एंड साइज एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन। व्हेन masses are close to the axis, masses are close to the axis, mi is more or less, बताइए, is more or less। जब masses एक्सिस के पास पास है it will be less। जैसे मैं बताया ना, ये बॉल को पकड़ के डंडा को घुमाना आसान है कि डंडा को पकड़ के बॉल को घुमाना आसान है? बॉल को पकड़ के डंडा को घुमाना आसान है, बिकॉज masses are close to the axis। तो आपको फिजिकली फील आना चाहिए। अभी तक मैं कोई फॉर्मूला नहीं दिया हूं आपको, फॉर्मूले से सारा चीज नहीं बनता है। काफी केसेस आएंगे जहां पर आपको फॉर्मूला मालूम नहीं होगा, वहां पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। फ्रॉम द बेसिक्स ओनली यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट विल बी द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, किसका ज्यादा होगा। समझ में आ रहा है? तो क्या लिखे? फिर masses are close to axis, moment of inertia is less and vice versa। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके ऊपर डिपेंड करता है? नॉट ओनली ऑन द मास, इट आल्सो डिपेंड्स अपॉन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द masses। अगर masses आर डिस्ट्रीब्यूटेड क्लोज टू द एक्सिस तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटेड अवे फ्रॉम द एक्सिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा हो जाएगा, है ना। जस्ट मिनट, लेट मी से। अब बताओ, ये एक डंडा है यहाँ पे, इस डंडे को मैं घुमाना चाहता हूँ अलग अलग 3 एक्सिस में। ये एक एक्सिस है, ठीक है, ये एक एक्सिस है, ठीक है, और ये एक एक्सिस है। थोड़ा ध्यान से देखना, ये 3 एक्सिस में मैं ये डंडा को घुमाना चाहता हूँ, ये डंडा को घुमाना चाहता हूँ ये 3 एक्सिस में। तीनों एक्सिस का नाम मैं पहले दे देता हूँ, A डैश, B डैश, C डैश।
बताओ ये डंडा को कौन सा एक्सिस में घुमाने से सबसे ज्यादा डिफिकल्ट लगेगा? सी। कौन सा एक्सिस में? You see, when the masses are distributed away from the axis, moment of inertia will be more. Masses are distributed close to the axis, moment of inertia is less. हमें a डैश में घुमाने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये डंडे को देखो, इमेजिन करो a डैश ऐसा है, इसको ऐसा ऐसा घुमाना पड़ेगा। b डैश में घुमाने के लिए डंडे को क्या करना पड़ेगा? ये डंडा है, ये b डैश है, तो ऐसे घुमाना पड़ेगा, है ना? और c डैश में घुमाने के लिए कैसे घुमाना पड़ेगा? ऐसे घुमाना पड़ेगा। You must be able to see कि जब किसी एक्सिस में घुमा रहे हैं तो कैसे घूम रहा है, कैसे दिख रहा है कि नहीं? When you are rotating it about a dash, you are rotating it like this, ऐसे ऐसे करके ये घूम रहा है। और जब b डैश में घुमा रहे हो तो ये ऐसे ऐसे घूम रहा है, ठीक है? c डैश में घुमा रहे हो तो ये कुछ ऐसा ऐसा घूम रहा है, ठीक है? ऐसा ऐसा करके घूम रहा है। तो कौन सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे ज्यादा होगा? I about cc डैश और I about bb डैश और I about a डैश। cc डैश will be maximum because masses are away from it। कौन सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे कम होगा? a डैश। तो एक चीज आपको पता चल गया, ये एग्जांपल से आपको आसानी से पता चल गया और आपको पकड़ में भी आ गया कि I about cc डैश is the maximum और मिनिमम हो गया I about a डैश, तो बेचारा I about bb डैश तो बीच में रहेगा ही रहेगा, है कि नहीं? I cc डैश is more than I bb डैश more than I a डैश। समझ में आया? ठीक है। कुछ अब मैथमेटिकली किसी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कैसे पता करेंगे? अब ये जो फंडामेंटल क्वेश्चन है ना, इसके ऊपर भी काफी चीजें आते हैं, उसको देखेंगे हम लोग, लेकिन उससे पहले निकाल लेते हैं मैथमेटिकली कैसे निकालते हैं। पॉइंट नंबर 3, मैथमेटिकली mi of a system of masses about an axis is given by I is equal to summation of mi xi square, where xi is distance of the point mass mi from axis। ठीक है, ये अगर कैसे हुआ अगर आप पूछोगे तो एनर्जी कंपैरिजन करके निकाल सकते हैं। कोई बॉडी घूम रहा है तो उसका इतना काइनेटिक एनर्जी है, उसको इसे रोटेट करके निकाल सकते हैं, बट आफ्टर सम एक्स्ट्रा नॉलेज इसको आप आसानी से प्रूव कर सकते हो। प्रूफ इज नॉट रिक्वायर्ड। क्या बोल रहा है? कोई एक बॉडी है, ये बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस में चाहिए। आई वांट टू फाइंड आउट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस बॉडी अबाउट दिस एक्सिस। मतलब ये बॉडी को मैं ऐसे घुमाना चाहता हूँ। यू मस्ट बी एबल टू इमेजिन मैं कैसे घुमाना चाहता हूँ। अगर मैं बोलता कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस में चाहिए, तो मतलब इस बॉडी को मैं ऐसा घुमाना चाहता हूँ, इस बॉडी को मैं ऐसा घुमाना चाहता हूँ। समझ में आ रहा ना? अगर मैं कहूंगा कि ये बॉडी को अबाउट जेड एक्सिस मुझे निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मतलब इस बॉडी को मैं ऐसे घुमाना चाहता हूँ। यू मस्ट बी एबल टू सी हाउ द रोटेशन इज गोइंग टू बी व्हेन यू चूज ए पर्टिकुलर एक्सिस। इस एक्सिस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने का मतलब हुआ इसको मैं ऐसे घुमाना चाहता हूँ। ठीक, कितना होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया जानने के लिए क्या करना है? आप पहले इसमें ढेर सारे पॉइंट मासेस ले लो, m1, m2, m3, m4 पॉइंट मासेस ले लो। चलो मानते हैं कि ये पॉइंट मास है m1 और इसका करस्पॉन्डिंग डिस्टेंस यहां से है x1, ठीक है, और इसका करस्पॉन्डिंग डिस्टेंस यहां से है x2, इसका x3, लाइक दिस देयर डिस्टेंसेस आर गिवन। ये मास m2 है, ये x2 है, ये m3 है, ये x3 है। तो फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने का फॉर्मूला क्या हो गया? इट इज m1 x1 स्क्वायर m2 x2 स्क्वायर, सारे का निकालो और जोड़ो। बोलोगे अरे सर किसी भी बॉडी में तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट मासेस होते हैं, फिर तो इनफाइनाइट लंबा हो जाएगा। तो तरीका निकालना पड़ेगा हर केस में। कैसे निकालेंगे हम लोग? यूजिंग इंटीग्रेशन, यूजिंग जनरल प्रिंसिपल्स हमें निकालना पड़ेगा क्या होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है,
तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी अबाउट एन एक्सिस इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन समेशन ऑफ mi xi²। मतलब बॉडी को टुकड़े टुकड़े करो, हर टुकड़ा को पॉइंट मास सोचो, हर पॉइंट मास का डिस्टेंस एक्सिस से निकालो, m1 x1² m2 x2² ऐसे करके करो। बेटर समझाने के लिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा। सपोजिंग हम कहेंगे यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट प्लेन है, मान लो कि ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस। बट बिफोर दैट मुझे यूनिट लिखना है। यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा? यूनिट ऑफ mi, ये हो गया मास, ये डिस्टेंस का स्क्वायर, तो kg मीटर स्क्वायर। नाइदर ए वेक्टर नॉर ए स्केलर, इट इज कॉल्ड ए टेंसर बट नॉट रिक्वायर्ड। आपको पूछा जाएगा तो स्केलर बोल देना, ठीक है? ये वेक्टर नहीं है, स्केलर नहीं है, ये टेंसर है। फिलहाल आप स्केलर बोल दो, चलेगा आपके लिए, चलेगा। छोटे बच्चों को सब चीज में माफ रहता है। तो इसमें अब मान लो कि ये x एक्सिस है, y एक्सिस है, यहाँ पे कोई एक मास रखा है 2 kg। जस्ट थिंक, यहाँ पे कोई एक मास रखा है 3 kg और ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया गया है। कैसा दिया गया है? कोऑर्डिनेट दिया गया है, इट इज दिया गया है 3 5। इसका कोऑर्डिनेट कितना दिया है? दिया है 6 1, ठीक है? ये 2 मास सिस्टम है। फॉर द 2 मास सिस्टम फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया और फाइंड mi about x axis and y axis। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है अबाउट x एक्सिस एंड y एक्सिस, ठीक है? कैसे निकालेंगे? अच्छा जी बोलो, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट y एक्सिस निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? बोलो फॉर्मूला, एवरीथिंग इज गिवन। Assume coordinates are in meter. Assume coordinates to be in meter। मैं थोड़ा थोड़ा सा न्यूमेरिकल करके ले लेता हूँ। एक क्लास में सारा न्यूमेरिकल प्रिपेयर करके रखूंगा तो करने के लिए आसान हो जाएगा। एक क्लास का डिस्कशन कर लेंगे। हाँ, तो सॉल्यूशन है 2 kg का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या फॉर्मूला होता है? फॉर्मूला होता है m1 x1² m2 x2² एंड सो ऑन। मैं निकालना चाहता हूं मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट y एक्सिस। अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट y एक्सिस लिखूंगा मैं, तो मैं क्या लिखूंगा बताओ तो? समेशन ऑफ mi xi² और समेशन ऑफ mi yi²। क्या लिखूंगा? i निकालना चाहता हूं मैं, i निकालना चाहता हूं। ध्यान से देखो, हमें क्या देखना पड़ेगा? ये डिस्टेंस देखना पड़ेगा। इसके लिए ये डिस्टेंस देखना पड़ेगा। ये कौन सा कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करता है? ये xi को रिप्रेजेंट करता है। ध्यान से रखना, ये xi को रिप्रेजेंट करता है। नहीं तो i इक्वल टू अगर समेशन ऑफ mi yi² कर दिए, गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है? अक्सर बच्चे यहीं पे गड़बड़ कर देते हैं। दोनों आंसर सही रहता है, ix की जगह iy की जगह ix हो जाता है। तो iy इक्वल टू समेशन ऑफ mi xi²। मतलब 2 kg मास, उसका डिस्टेंस कितना है भाई? 3 मीटर। 2 kg का मास 3 मीटर का स्क्वायर प्लस 3 kg का मास, डिस्टेंस क्या है? 6 का स्क्वायर। सिंपल है। 9 into 2 is 18, it is 36 into 3 is 108, so it is coming 126 kg meter square। समझ में आ रहा है क्या? अगर हम आपको पूछेंगे बताओ व्हाट इज Ix, तो आप कहोगे समेशन ऑफ mi yi² दैट इज इक्वल टू 2 kg into 5 का स्क्वायर प्लस 3 kg into 1 का स्क्वायर। सो 50 plus 3 is 53 kg मीटर स्क्वायर। पूछा नहीं है जेड एक्सिस में कितना होगा। अगर पूछा होता तो लगे हाथ थोड़ा सा क्लू बता देता हूं, बाद में देखेंगे। अगर कोई पूछेगा अबाउट जेड एक्सिस क्या होगा, तो सबका डिस्टेंस जेड एक्सिस से निकालना पड़ेगा, है कि नहीं? जेड एक्सिस से ये डिस्टेंस, जेड एक्सिस तो यहाँ पे है, यहाँ से ये डिस्टेंस, यहाँ से ये डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। कुछ निकालना मत, दोनों को जोड़ देना। 126 plus 53 विल बी मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड एक्सिस, ठीक है? क्यों होगा, कैसे होगा, बाद में एक थ्योरम है बताएंगे उसमें कि ऐसा होता है, ठीक है? तो कोई एक सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी भी एक्सिस में निकालना आपके लिए आसान हो गया। अब एक चीज लग गया, ये भी समझ में आ गया कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। कैन नॉट बी नेगेटिव, मास कैन नॉट बी नेगेटिव, डिस्टेंस का स्क्वायर
कोई भी डिस्टेंस का स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो इट इज ऑलवेज ए पॉजिटिव क्वांटिटी, यूनिट इज केजी मीटर स्क्वायर, और निकालना काफी आसान है। अगर आपको ये समझ में आ रहा है, थोड़ा सा अपना दिमाग लगाओ और बताओ, फॉर ए रिंग ऑफ मास m and radius r, find mi about its axis। हाँ, रिंग का एक्सिस मतलब यू अंडरस्टैंड रिंग का एक्सिस। कोई एक रिंग है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स एक्सिस पता करना है। ये हो गया रिंग, ये रिंग है, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस पता करना है। तो एक्सिस कैसा है इसका, ऑब्वियसली एक्सिस इज पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, आपको पता करना है। ये रिंग का मास m है, रेडियस इसका r है, दिया है, पूछा है बताओ इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। रिंग का अबाउट द एक्सिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मतलब हो आप रिंग को ऐसे घुमाने की कोशिश करोगे तो कितना डिफिकल्टी फेस करोगे। इधर क्लियर। नाउ लेट अस फाइंड आउट व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। पूरा रिंग का मास m है, हमारा फॉर्मूला हमारे पास जो है क्या है कि तो फॉर्मूला है मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए, समेशन ऑफ mi xi स्क्वायर, जिसमें mi क्या है, पॉइंट मास। तो रिंग में आपको बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट मास लेना पड़ेगा। कॉल दिस इज ए स्मॉल पॉइंट मास, कॉल इट m1, ये दूसरा पॉइंट मास m2, ऐसे करके सारे पॉइंट मास हमें लेना पड़ेगा, है कि नहीं। हर एक पॉइंट मास के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना पड़ेगा और जोड़ना पड़ेगा। तो हम क्या कहेंगे अभी, हम कहेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सॉल्यूशन में क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू समेशन ऑफ mi xi स्क्वायर, मतलब m1 इनटू इसका डिस्टेंस का स्क्वायर है। डिस्टेंस कितना है एक्सिस से, एक्सिस से डिस्टेंस कितना है r स्क्वायर। m2 के लिए एक्सिस से डिस्टेंस वही r है ना, m3 के लिए वही r स्क्वायर। Go on adding them all, r square goes common, what is left inside, m1 plus m2 plus m3 and so on. What does this sum represent? The total mass m, so it is mr square. Moment of inertia of a ring about axis is mr square. समझ में आ रहा है ना। किसी रिंग का किसी एक्सिस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर होता है, किसी एक रिंग का अपना एक्सिस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर होता है। समझ में आ गया। अगर ये समझ में आ गया तो अपना दिमाग लगाओ और मुझे बताओ कि हमारे पास एक सेमी सर्कुलर रिंग है। दिस इज ए सेमी सर्कुलर रिंग, रिंग इज हाफ रिंग है। ये हाफ रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा अबाउट द एक्सिस ऑफ द रिंग। मान लो ये मास m है, ये रेडियस r है। कौन पहले बताएगा, देखते हैं। हम कहेंगे फॉर द हाफ रिंग of mass m and radius r, find mi about axis through o of axis along axis of ring। कि कोई बता सकता है क्या, हाफ रिंग है, इस एक्सिस में कितना होगा। तरीका तो वही है, हर एक मास का डिस्टेंस निकालो, है ना। इट विल बी हाफ mr स्क्वायर और mr स्क्वायर। अरे हाफ mr स्क्वायर कैसे होगा, पूरा रिंग होता तो मास कितना होता 2m, है कि नहीं। 2m मास होता तो क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता 2mr स्क्वायर। ये आधा रिंग है mr स्क्वायर। सो इट विल बी सॉल्यूशन आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा mr स्क्वायर। कुछ लोग रट के बताने की कोशिश किए, कुछ लोग समझ के बताने की कोशिश की। रटने वाले हरदम हार जाएंगे, समझने वाले जीत जाएंगे। देखो यहाँ पर m1 m2 m3 ले लो, हर एक मास का डिस्टेंस निकाल दो, जैसे अभी हम लोग निकाले थे ऐसे ही निकाल दो, क्या मिलेगा mr स्क्वायर ही तो मिलेगा। समझ में आ रहा है। So the moment of inertia of this half ring about this axis will be same as mr square। ठीक है, ऐसे कुछ चीजों का मैं अभी आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे दूंगा, आपको याद रखना है। चाहो तो आप कैलकुलेट कर सकते हो, बट कैलकुलेशन के लिए हम सेपरेट क्लास कर लेंगे क्योंकि वो बहुत ज्यादा समय ले लेता है।
याद रखो कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जैसे हम कहेंगे ये कोई एक डंडा है, थीन रॉड, क्या है ये? थीन रॉड, नाम हुआ थीन रॉड। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया थीन रॉड है, इसका मास m है, लेंथ l है। तो आपको याद रखना है कि ये थीन रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस में कितना होगा, इस एक्सिस में कितना होगा और इस एक्सिस में कितना होगा। आपको ये वैल्यूज याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, ये थीन रॉड है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे तीनों एक्सिस में चाहिए, along these three एक्सिस। आपको याद रखना है कुछ चीजें, कि आपको याद रखना है कि इस एक्सिस में होता है ml²/12, प्रूव कर सकते हैं लेकिन करेंगे नहीं अभी। इसमें होता है ml²/3। और अगर ये थीन रॉड है, क्या कोई मुझे बताएगा व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस? क्योंकि masses are on the axis. What is the distance of each small mass from the axis? 0. तो summation of mi xi स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 0। इसका मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसमें इस एक्सिस में तो हो जाएगा 0, इस एक्सिस में ml²/12, इस एक्सिस में ml²/3। आपके मन में आ रहा होगा सर कैसे हम मान लें? इसका सारे का प्रूफ है, बहुत आसानी से प्रूफ कर सकते हैं। बिकॉज ऑफ शॉर्टेज ऑफ टाइमिंग अभी मैं नहीं कर रहा हूँ, अभी प्रूफ करके एक वीडियो छोड़ दूंगा, उसमें सारा का वीडियो रहेगा, सारे का प्रूफ रहेगा, ठीक है। प्रूफ अक्सर स्कूल वाले पूछते नहीं, लेकिन आपको कंसेप्चुअली स्ट्रॉन्ग करने के लिए प्रूफ जानना जरूरी है। दूसरा चीज हुआ, अभी अभी हम लोग जैसे देखे कोई एक रिंग है, सपोज हम कहेंगे एक रिंग है, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अभी अभी तो देख लिया हम लोग, ये एक रिंग है, ये रिंग का अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखना चाहेंगे हम तो क्या करेंगे, हमें अलोंग दिस लाइन देखना पड़ेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और ये लाइन में ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, अभी अभी थोड़ी देर पहले देखे, इट वाज mr²। ध्यान रहे कि फॉर ए रिंग इट वाज, ये मास m है, रेडियस इसका r है, और तो ये होता है mr²। अच्छा, डिस्क है, ये एक डिस्क है, ये एक डिस्क है, ये डिस्क का अपना एक्सिस में पता करना है। डिस्क का मास कितना दिया है, रेडियस कितना दिया है, रेडियस दिया है r, मास दिया है m। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस में होता है हाफ mr²। ध्यान रखना, जब भी हम किसी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहेंगे तो हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी एक्सिस में पूछा जाएगा। खाली कोई पूछेगा डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, यू विल से कैन नॉट बी सेड, बिकॉज़ अनलेस अनटिल द एक्सिस इज स्पेसिफाइड मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैन नॉट बी टोल्ड। सेम डिस्क का इस एक्सिस में एक वैल्यू है, इधर से घुमाएंगे तो कुछ दूसरा होगा, है ना। तो ऐसा मत याद रखना कि डिस्क के लिए ये होता है, रिंग के लिए ये होता है। डिस्क के लिए अबाउट इट्स एक्सिस होता है हाफ mr², ठीक है। रिंग के लिए अबाउट इट्स एक्सिस होता है हाफ mr²। और अगर कोई एक सॉलिड स्फीयर है, क्या है ये सॉलिड स्फीयर, सॉलिड स्फीयर है जिसका मास m है, रेडियस इसका r है ना, मास इसका m है। किसी भी एक एक्सिस में, डायमीट्रियल एक्सिस में, किसी भी एक एक्सिस में अगर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे तो आपको चीजें याद रखना पड़ेगा, 2/5 mr²। और एक हॉलो स्फीयर है, थीन हॉलो स्फीयर, याद रखना, थीन हॉलो स्फीयर, थीन हॉलो स्फीयर है, इसका भी रेडियस r है, इसका भी मास m है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, 2/3 mr²। क्या होता है, अबाउट द एक्सिस होता है 2/3 mr²। ऐसे कुछ 4-5 बेसिक चीजें याद रख लोगे, आपका स्कूल लेवल के काम निकल जाएंगे। नहीं तो देयर आर मेनी थिंग्स, किसी कोन का निकालना है, किसी रेक्टेंगल का निकालना है, किसी ट्रायंगुलर पीस का निकालना है, किसी का भी निकाल सकते हो मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी भी एक्सिस में। लेकिन ये जो कुछ बेसिक चीजें मैं बताया, इतना जानने से अब टू जेईई मेन आपका काम निपट जाएगा, अब टू जेईई मेन आपका काम निपट जाएगा, उसको उससे ज्यादा जानने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। तो इसलिए इतना सारी चीजों को आप लोग याद रख लेना। हर एक का प्रूफ है, इसका प्रूफ है, इसका प्रूफ है, इसका प्रूफ है। इन दोनों का प्रूफ आपके लिए काफी टफ रहेगा स्फेरिकल पैरामीटर्स लेके करने के लिए। तो प्रूफ के लिए मैं कुछ दूसरा क्लास ले लूंगा, अभी आप लोग इस सारा फॉर्मूला को याद रख लो। तो क्या याद रखना है, कोई थीन बार का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू वन एंड ml²/3।
about an axis passing through the midpoint perpendicular to the length of the rod, ml square by 3, ml square by 12. Moment of inertia about the axis, about an axis along the rod, thin rod, it is 0, है ना. Similarly, कोई moment of inertia of a disc about its axis, half mr square. रिंग के लिए moment of inertia about its axis, mr square. Solid sphere के लिए 2/5 mr square about a diametral axis. About any axis passing through the center. About any axis passing through the center for a hollow sphere, it is 2/3 r square. समझ में आया? ये सारा चीज आपको याद रखना पड़ेगा, तभी जाके आप न्यूमेरिकल आगे आगे कर पाओ. ठीक है, तो फिर मिलेंगे अगले क्लास. तब तक के लिए जय हिंद.